जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। इजराइल गजा के बाद रफा के ऊपर अटैक के मोड में आ चुका है। उसके फाइटर जेट ने एयर स्ट्राइक की है, तोपों से गोले भी बरसाए गए हैं, लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। एंटोनी ब्लिंकन अमेरिकी विदेश मंत्री नेतन्याहू को समझा रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वे यूएन चीफ ने भी कहा है कि यह एक बड़ी मानव त्रासदी हो सकती है। हमने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल जे एस सोडी से भी इस पूरे मसले पर बात की है, लेकिन उससे पहले आप जरा सुनिए यूएन चीफ और एंटोनी ब्लिंकन क्या कुछ कह रहे हैं। Nearly 7 months after 7 October, the situation for people in Gaza is worsening by the day. I've called consistently for a humanitarian ceasefire, the immediate and unconditional release of all hostages, and a massive surge in humanitarian aid. Unfortunately, that has not happened yet. But negotiations are once again underway. For the sake of the people of Gaza, for the sake of the hostages and their families in Israel, and for the sake of the region and the wider world, I strongly encourage the government of Israel and Hamas leadership to reach now an agreement. Without that, I fear the war, with all its consequences both in Gaza and across the region, will worsen exponentially. Recent weeks have seen airstrikes on the Rafah area. A military assault on Rafah would be an unbearable escalation, killing thousands more civilians and forcing hundreds of thousands to flee. And in this moment, the only thing standing between the people of Gaza and a ceasefire is Hamas. They have to decide, and they have to decide quickly. So we're looking to that, and I'm hopeful that they will make the right decision. We've said clearly, and for some time now, on Rafah, that in the absence of a plan to ensure that civilians will not be harmed, we can't support a major military operation in Rafah, and we have not yet seen a plan that gives us confidence that civilians can be effectively protected. पॉइंट है क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि इजराइल किसी भी वक्त रफा के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। एंटोनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे पे हैं, उससे पहले वो सऊदी अरब के तमाम जो मिडिल ईस्ट के नेता हैं उनके साथ मुलाकात की। नेतन्याहू को उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। एयर स्ट्राइक हो चुकी है, तोपों से गोले भी दागे जा चुके हैं, ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। और जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी जो है उसकी वो बहुत ज्यादा है। किस प्रकार से इस कदम को आप देख रहे हैं इजराइल के? इजराइल बढ़ना चाहता है किसी भी हालत में रफा की तरफ। देखिए राजेश जी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, चाहे हमास के साथ समझौता हो ना हो, चाहे अमेरिका हमारा साथ दे ना दे, हम रफा पे हमला करेंगे। और ये जिस दिन इन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव किया, हमला किया रफा में, ये दूसरा आत्मघाती बात होगी इजराइल के लिए। पहली आत्मघाती बात जो उन्होंने इतना लंबा युद्ध खींच लिया, अमेरिका बार बार कह रहा है इतना लंबा मत खींचो, तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। दूसरा होगा अगर ये रफा पे ये जमीनी हमला करेंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने ऑलरेडी किसी भी वक्त बेंजामिन नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट कभी भी निकल सकते हैं। और ये चीज आईसीसी हम अच्छी तरह जानते हैं, अमेरिका का उसमें बहुत बड़ा एक दबाव है, एक से है। तो अमेरिका की परमिशन के बगैर ये अरेस्ट वारंट का बात होना भी संभव नहीं थी, तो अमेरिका ने इसमें हामी भरी है और तभी ये अरेस्ट वारंट की बात हो रही है और किसी भी वक्त अरेस्ट वारंट निकल सकता है। इजराइल के लिए दिक्कतें बहुत खड़ी हो रही हैं जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खींचा जा रहा है, या चाहे अब ये रफा का ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि जितना ये लंबा युद्ध खींचेगा या जितना मैं रफा पे हमला करके मैं अपनी आवाम को बता पाऊंगा कि मैंने पूरा बदला ले लिया 7 अक्टूबर के हमले का, उतने उनको लग रहा है कि उनके चांसेस हैं इजराइल में इलेक्शन होने के, जो कि आज की तारीख में अगले इलेक्शन है अक्टूबर 2026 में। लेकिन इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है बयान में कि उसे 1 साल पहले करके अक्टूबर इसी साल करिए।
2 साल उसको प्रीपोन करिए। अब ठीक है। 8 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इजराइल, जो कि इजराइल का एक विख्यात अखबार है, उसमें ओपिनियन पोल छपा था जिसमें ये आंकड़े सामने आए कि 71% इजरायली नागरिक चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इस्तीफा दे दें। यानी कि आज की तारीख में बेंजामिन नेतन्याहू की बिल्कुल पॉपुलैरिटी नहीं है इजराइल में। ये जो रफा का अटैक करने वाले हैं, ये सिर्फ अपनी रेटिंग्स को इंप्रूव करने के लिए, अपनी सत्ता की भूख के लिए, और इस सत्ता की भूख के लिए लाखों लोग, हजारों लोग तो मारे गए या मारे भी जाएंगे आगे। वो अपने देश को ऐसे दिक्कत में डाल रहे हैं कि आने वाली पुश्तें कभी बेंजामिन नेतन्याहू को माफ नहीं करेंगी। 2-3 पॉइंट मैं समझना चाहूंगा मिलिट्री तौर पर। गजा को काफी हद तक बर्बाद किया जा चुका है। खबरें ऐसी आ रही कि इतना मलबा हो चुका है कि 15 साल उस मलबे को हटाने में लग जाएंगे। लेकिन कई हमास के आतंकी जो हैं, कहा जा रहा है कि वो रफा पहुंचे हुए हैं। नेतन्याहू का कहना है कि मुझे उनका खात्मा करना है। आपने एक लंबी सर्विस इंडियन आर्मी में दी है, कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन आपने किए हैं। जब आतंकी आम पब्लिक में घुस जाए, जिसने आपके देश का नुकसान किया हो, उस वक्त आपने उस आतंकी को भी मारना, लेकिन वो भीड़ में छुपा है। क्या ऑप्शन होते हैं सर, कितना मुश्किल ऑपरेशन होता है? राजेश जी, आपके प्रश्न का जवाब मैं 2 एग्जाम्पल से दूंगा। भारत में 2 राज्यों में इंसर्जेंसी हुई या है। एक पंजाब में हुई 1980 के दशक में, और एक जम्मू कश्मीर में चल रही है 1990 से लेकर आज तक। पंजाब में 15 साल में आतंकवाद खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर में 34 साल हो गए, अब तक आतंकवाद नहीं खत्म हुआ है। क्यों? इसका मुख्य कारण है कि अगर उस जगह की जो प्रजा है, जो उस जगह की आवाम है, जिस दिन वो डिसाइड करे कि हम आतंकवादियों का साथ नहीं देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाता है। पंजाब की आवाम ने जब फैसला किया कि हम किसी भी आतंकवादी को पनाह नहीं देंगे, चाहे हमें मरना भी पड़े, आप देखिए कैसे वहां पे आतंकवाद खत्म हो गया। आज खुशहाली है वहां पे। जम्मू कश्मीर में अभी भी कुछ लोग हैं, सारे नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो कि आतंकवाद को समर्थन देते हैं, जो अंडरग्राउंड वर्कर होते हैं या ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं, और यही एक मुख्य कारण होता है कि आतंकवाद वहां खत्म नहीं हो रहा है। अब यही चीज का टेम्पलेट आप गाजा पट्टी में लीजिए। गाजा पट्टी के लोगों ने फैसला कर लिया, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे, हम हमास का समर्थन करेंगे। 6 महीने से ज्यादा हो चुका है युद्ध को, 7 महीने होने वाले हैं अभी 7 मई को। सिर्फ 30% हमास के आतंकवादियों को इजराइल बर्बाद कर पाया है या मार गिरा पाया है, जबकि इजराइल दुनिया की सबसे विख्यात प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस में से एक है। तो जब तक इस मसले का पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं होगा, तभी यहाँ पे हमास खत्म नहीं हो सकता। मैं के बारे में सोचना पड़ेगा सर। मैं बस एक मिनट लेना चाहूंगा। 2007 से जब से हमास ने गाजा पट्टी के शासन संभाली है, तब से ये 5वां हमला है इजराइल का। और पहले 4 हमले जब जब किए हैं, कुछ समय के लिए हमास दब गया है, लेकिन फिर जब उभरा है और खूंखार होकर उभरा है। अब भी कुछ साल के लिए हमास दब जाएगा, लेकिन कुछ साल बाद और खूंखार होकर उभरेगा। और इस चीज की अंडरस्टैंडिंग इजराइल को सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और जब तक वो अमेरिका की बात नहीं मानते 2 नेशन सोल्यूशन के लिए, वो जो क्षेत्र है वो कभी भी शांति नहीं दे सकता है। मैं बस, क्योंकि आपने 2 नेशंस की बात की, मेरे मुंह से भी निकला, बस मैं वही आखिरी पॉइंट आपसे समझना चाहूंगा। पाकिस्तान और ईरान एक ऐसा देश जो हमास, हिजबुल्लाह के पीछे है। क्या वो ये मान पाएगा कि इजराइल का, यहूदियों का यहाँ पर कोई वजूद है? हम इजराइल के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन क्या ईरान मान पाएगा? और जब तक ईरान नहीं मानेगा तब तक हमास नहीं मानेगा, हिजबुल्लाह नहीं मानेगा। कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? हमास के नेतृत्व ने कुछ दिन पहले बयान दिया है कि जिस दिन 2 नेशन सोल्यूशन होगा, हम सारे हथियार समर्पण कर देंगे। हम लड़ना नहीं चाहते इजराइल के साथ, हमें 2 नेशन सोल्यूशन चाहिए। जिस दिन 2 नेशन सोल्यूशन होगा, ईरान भी मान जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई पूरी 2 नेशन सोल्यूशन की। राजेश जी देखिए, जब दुश्मनी होती है 2 आदमियों की या 2 देशों की, तो ऐसे बयान प्रति बयान आते हैं कि हम कत्ल कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हम उड़ा देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और होती है।
जब जिस मुद्दे के लिए लड़ाई की जा रही है या दुश्मनी की जा रही है, जब वो हल हो जाए, तो ये जो कड़वे बयान, दोनों साइड कड़वे बयान देते हैं, जबकि दुश्मनी होती है दोनों साइड कड़वे बयान देते हैं, तो ये कड़वे बयान खत्म हो जाते हैं। लेकिन सबसे जो अहम होता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन निकलना चाहिए। बिल्कुल, उसका सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल जयेश सोढी सर, आपने समय दिया और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू।